आरपी सिंह इस बार 4 बड़े महत्वपूर्ण राज्यों से होकर यात्रा गुजर रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र, और चारों राज्यों के बड़े छतरप जो आपके लिए भी बड़ी चुनौती है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी आपके लिए चुनौती, बिहार में लालू और नीतीश आपके लिए चुनौती, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव आपके लिए चुनौती। तो ये सारे जब शाना बशाना खड़े होंगे और ये 4 राज्यों की सीटें भी अगर मेजॉरिटी के साथ निकाल कर ले गए तो चुनौती तो बढ़ती हुई दिखेगी आपके लिए। गर्मा जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। मैंने निकलवाई अभी गूगल से जो इन्होंने आज यात्रा का नक्शा निकाला है। आपने ठीक कहा, मणिपुर से शुरू होकर नागालैंड से, असम से, मेघालय से, फिर बंगाल, फिर बिहार। नागालैंड के बगल में अरुणाचल है, पूर्व उत्तर का सबसे पहला राज्य है। अरुणाचल नहीं जा रही यात्रा, चाइना से डर लगता है या चाइना से दोस्ती है, या वो जो करारनामा है वो आड़े आता है कि अरुणाचल जाएंगे तो वो करारनामा आड़े आएगा जो राहुल गांधी ने अपना काट कर दे रखा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से या भारत की ओर से अंगूठा काट कर तब दिया था। तो क्या वह आड़े आ रहा है? अरुणाचल क्यों नहीं जा रही है लोग? तो ये तो यात्रा जोड़ने के लिए यात्रा है, न्याय की यात्रा है। क्या अरुणाचल उस न्याय की या जोड़ने वाली यात्रा में नहीं आता क्या? ये उत्तर कांग्रेस को देना पड़ेगा और ये प्रश्न पूछा ही जाएगा। अब आपने प्रश्न पूछा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, आपने ये 4 राज्य के बारे में पूछा। उत्तर प्रदेश में तो ऑलरेडी इनका समझौता एक बार हो चुका था। 2 भाइयों की जोड़ी थी, साइकिल पर बैठकर चले थे भैया लोग। बाद में क्या रिजल्ट आया था सबने देखा था, कोई छुपा नहीं है। 6 साल हो गए आरपी सिंह उस बात को। अच्छा, 2017 की बात बता रहे हैं आप। 2023 में एक सेकंड, मैं आगे बात पूरी कर लूँ आगे प्लीज। मेरा 80 में से ये तो नहीं कि कोई 40 सीटें दे देंगे इनको, कांग्रेस वालों को। वो गिन चुनकर 2 सीटें मिलनी है, वो भी इसलिए क्योंकि वो परिवारवाद के चलते मिलनी है, नहीं तो उसके अलावा कुछ नहीं है उत्तर प्रदेश में। बिहार के अंदर ऑलरेडी इनका अलायंस है, कोई नया अलायंस होने वाला नहीं है। उसमें ये नहीं कि लालू यादव जेडीयू वाले इनको कोई छप्पड़ फाड़ कर सीटें देंगे कांग्रेस वालों को। नहीं भैया, तुम स्पेशल ले लो, कोटा ले लो, स्पेशल सीटें ले लो, कुछ अलग से ले लो। वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी इनका एकमात्र जीता हुआ विधायक अपनी पार्टी में ले गई तोड़कर। सागरडीगी से विधायक थे इनके, तोड़कर अपनी पार्टी में ले गई। विधायक आरपी सिंह विधायकों की बात नहीं कर रहे, करने के लिए अभी भी राजी नहीं है। खुद मानती है कि विधानसभा, लोकसभा के चुनाव अलग अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं। तो अभी लोकसभा चुनाव की बात कीजिए ना। 39 लड़े थे आप बिहार में एनडीए के साथ, एनडीए गठबंधन में जेडीयू के साथ लड़े। 39 आपको मेरी बात इस बार जेडीयू नहीं है आपके साथ। महाराष्ट्र में इस बार आपके साथ आधी शिवसेना नहीं है। जी धन्यवाद। मैं पश्चिम बंगाल में वापस आ जाता हूं। मैंने यह कहा कि एकमात्र विधायक इनका था पश्चिम बंगाल में, वह भी ममता बनर्जी अपने साथ ले गई हैं। तो क्या समझौता होगा, कैसा समझौता होगा? निरंजन दा कैसे समझौते में क्या जमेगा क्या नहीं। और ममता बनर्जी ने बड़ा स्पष्ट कर रखा कि लेफ्ट के साथ कोई समझौता होगा नहीं। और आप मेरे साथ रहिएगा, 2 महीने बाद जब चुनाव के अंदर हम होंगे तब पता लग जाएगा कि कितना समझौता इनका हुआ। अच्छा, महाराष्ट्र के अंदर तो इनका ऑलरेडी समझौता है, कोई नया समझौता इनका होना नहीं है। जो इनके जो बाकी अब वो ये था कि पहले पूरे दल थे, वो आधे पौने अधूरे दल रह गए हैं। शायद वो उतने दल बचे ही नहीं है कि वो चुनाव के अंदर जाकर लड़ सकेंगे। तो वो शिवसेना हो, वो एनसीपी हो, वो तो कितने आधे अधूरे कुछ बचे हैं, थोड़े बहुत बचे होंगे जितने दल बचेंगे उनके, इनके पास जो बचे हैं। तो पहले जो स्थिति थी नहीं, तो शिवसेना का शिवसैनिक इनकी होने वाली है। शिवसेना का जो काडर है, शिवसैनिक किसे वोट देगा? उद्धव ठाकरे को देगा, शिंदे को देगा? या एनसीपी का जो वोटर है, हार्डकोर वोटर, वो शरद पवार के साथ जाएगा या फिर अजीत पवार के साथ जाएगा? आपके पास कोई थर्मामीटर है जो आपने लगाकर, सॉरी एक मिनट, आपके पास कोई थर्मामीटर है जिससे लगाकर आपने चेक कर लिया हो कहां जा रहा है वोटर? वो मैं पूछ रही हूं, मैं तो सवाल पूछ रही हूं जहां आपसे। उनके लोग हैं, जहां उनके वोट हैं। मूलतः ये जो पूरी न्याय यात्रा है, ये सिर्फ आपने जैसे शुरू में कहा था 2024 से 2029 के लिए राहुल गांधी को रीलॉन्च किया जा रहा है।
क्योंकि 15 बार या 14 बार अब तक लॉन्च हो चुके, कोशिश कर ली, 55 साल के नौजवान ने कोशिश कर ली, अब ये 15वीं बार या 16वीं बार 2029 के लिए रीलॉन्च किया जा रहा है। करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। राजनीति में हम तो चाहते हैं विपक्ष मजबूत हो, अच्छा हो, सुदृढ़ हो, ताकि अपनी बात अच्छी कह सके, परंतु नहीं, इसी रीलॉन्चिंग के चक्कर में यात्रा में भागीदारी करेंगे। अभी इसी रीलॉन्चिंग के जो आपका ये थॉट है रीलॉन्चिंग वाला, इसी के चक्कर में 3 राज्य चले गए आपके हाथ से। कर्नाटक चला गया, तेलंगाना में खैर संभावना कम थी, और हिमाचल चला गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु आप ये भूल रही हैं कि 3 राज्यों में हम जीते भी हैं चुनाव, और जहां हम हारे हैं हिमाचल के अंदर कुल कुछ % वोट से हम हारे हैं। हाँ। कुछ % वोट से। तो फिर याद रखें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी 40% वोट शेयर है कांग्रेस का। वहां का कुछ % याद रहता है आपको, हिमाचल का। तीनों राज्यों में मैं बहुत धन्यवाद। तीनों राज्यों में मिलाकर मुझे लगता है मैं IAS का टेस्ट दे रहा हूं, आप मेरे सामने मेरा टेस्ट ले रही हैं। तो तीनों राज्यों में मिलकर 54 लाख से ज्यादा वोट हम ज्यादा पड़े हमको, तीनों राज्यों में मिलाकर। ये चारों राज्यों में मिलाकर 9 लाख वोट कम पड़े। तेलंगाना के अंदर हम 7% से। बहुत धन्यवाद। मुझे पता था अगला प्रश्न होगा, आपने मेरे को काट दिया ना, मुझे बोलने नहीं दिया, इसलिए कोई मुझे आप मेरा उत्तर जानती थी, इसलिए आपने पहले ही टोक दिया। तेलंगाना के अंदर हम 7 से बढ़कर 14% हुए हैं, हम 1 सीट से बढ़कर 8 सीट हुए हैं। तो ये आप चिंता मत करिए। तो जहाँ तक राहुल गांधी की यात्रा का सवाल है, अभी मेरे प्रिय मित्र अभय दुबे जी कह रहे थे कि हम लोग यात्रा तो बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव से करें। ऐसी बात पिछली बार भी की थी कि हम NGO के ऑब्जेक्टिव से हम बहुत बड़े काम से एक यात्रा निकाल रहे हैं, पर जब यात्रा हो गई और कर्नाटक में चुनाव जीत लिए, देखा हमारे यात्रा का असर हुआ कि कर्नाटक में चुनाव जीत गए। इसी प्रकार इस बार भी वैसे ही सब कुछ कर रहे हैं कि हम देश को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, हम देश के अंदर चिंता कर रहे हैं। अरे 1 मिनट बहन, आधा मिनट तो बोलने दो पूरा, एक सेंटेंस पूरा बोलूं मैं, एक सेंटेंस पूरा बोल लूं क्या मैं? नहीं, मैं एक सेंटेंस पूरा बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता? जहां बोलते जाइए मैं चुप हो जाता हूँ। छोड़िए ना, मैं छोड़ देता हूँ, बोलिए ना। एक सेंटेंस पूरा नहीं होने देते। कहिए, आप ही को सुन रही हूँ भाई। जो सुन रही हैं, आप टोक रही हैं बार-बार। आज उतनी इजाजत तो मुझे भी दीजिएगा। अब आगे जाइए। मैं अभी आप अपनी बात पूरी कीजिए। इतनी इजाजत मुझे भी देंगे कि मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा। कहिए। और मैं नहीं तो मैं आपको टोकता रहूंगा, और इसलिए मैं इसलिए आपकी डिबेट स्टूडियो में आकर करना पसंद करता हूं। आइए, कहिए आरपी सिंह, बात कीजिए। न्याय यात्रा की आप बात कर रही हैं, आप न्याय यात्रा की बात कर रही हैं, किससे न्याय की उम्मीद रख रही हैं? मेरे परिवार के लोग काटे गए, मेरे परिवार के लोगों के गले में टायर डालकर जलाया गया, मेरे घर की बहनों की इज्जत लूटी गई, मेरी माताओं के साथ खिलवाड़ हुआ और न्याय नहीं मिला। 3000 से अधिक सिखों के गर्दन काटे गए, रेते गए। पंजाब के अंदर 35,000 से अधिक सिखों को पता ही नहीं, कोई हिसाब ही नहीं है कहां गए सबके सब। और न्याय की बात कर रही हैं, किससे न्याय की अपेक्षा करती हैं? जिन्होंने खालिस्तान की पूरी मूवमेंट खड़ी इसलिए की कि उनको वोट बैंक की राजनीति करनी थी। इसका जवाब लेती हूं, कमलनाथ भी थे, इसका जवाब लेती हूं, लेकिन संजय गांधी भी थे। आप कांग्रेस को देना होगा। एक सेकंड, ये देश एक मिनट रुकिएगा, ये देश किससे न्याय की अपेक्षा करेगा? ये देश किसके आगे जाकर न्याय की गुहार लगाएगा? मणिपुर का सवाल क्या 84 की बात कर रहे हैं आप? मैं अभय दुबे को जाने नहीं दूंगी इस सवाल का जवाब लिए बगैर, इस बात से निश्चिंत रहिए। लेकिन 84 की बात करेंगे, 23 की बात नहीं करेंगे, भारत के सनातन की बात नहीं करेंगे। किस सनातन की बात कर रहे हैं? इनके नेता तो कह रहे हैं कि इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। वो तो कहते हैं भारत कुछ गठजोड़ है कुछ राज्यों का, वो बात करते हैं। और वही बात खालिस्तान के जो अमृतपाल है वही बात वो कहते हैं कि इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये कहां की संस्कृति की बात करते हैं? ठीक है आरपी सिंह, मणिपुर पर नहीं बोल पाएंगे आप। अभय दुबे, ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए आपसे भाई। आज 23 में न्याय की बात कर रहे हैं आप, यही न्याय की बात 2019 में आपने पहले भी की, 5 साल पहले। बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा, बाकी मेहमानों के पास। बहुत छोटा सा जवाब देता हूँ। देखिए, इतिहास से प्रतिशोध नहीं लिया जाता, जख्मों पर नमक नहीं छिड़का जाता। आरपी सिंह जी की भावनाएं जितने वो आहत हैं उतने हम सब देश के नागरिक आहत हैं। आदरणीय सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने उसमें अपना न खेद व्यक्त किया, क्षमा भी मांगी, लेकिन उसके साथ आदर पूर्वक कहना चाहता हूं
कि पढ़ने की कोशिश कीजिए। कई सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम उन दंगों में शुमार था। मैं उस फहरिस्त पर नहीं जाना चाहता कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के चुनाव संचालक से लेकर नानाजी देशमुख ने पूरा का पूरा उन दंगों को जस्टिफाई करने का आर्टिकल लिखा। क्या बात कर रहे हैं? तो क्या आज हम प्रतिशोध लें उन बातों को लेकर? नहीं लेना चाहिए। हमने मणिपुर पर आहत आप इसलिए कि हम प्रधानमंत्री जी से कह रहे थे, प्रधानमंत्री जी आप बोलिए, मणिपुर जाइए, मणिपुर पर बात कीजिए, आपका बात में प्रभाव है, हो सकता है कि हम वहां दंगों को शांत करा पाए। 80 दिन तक मौन साधे रहे, पार्लियामेंट में 50 मिनट एक शब्द नहीं बोले। हमको अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा पार्लियामेंट में कि मणिपुर पर बोले, ताकि प्रधानमंत्री जी 50 मिनट नहीं बोले, वॉकआउट करना पड़ा। तब उनको लगा कि नहीं, लेकिन अभय दुबे आप कह रहे हैं इतिहास से प्रतिशोध नहीं लिया जा सकता, लेकिन इतिहास राजनीति में याद रखा जाता है। तो 2023 में जिस न्याय की बात कर रहे हैं आप, जनता भरोसा करेगी आप पर? इतिहास को याद क्यों रखते हैं गरिमा जी? बदला लेने के लिए नहीं, सीख लेने के लिए, ताकि वर्तमान और भविष्य बेहतर हो। बिल्कुल। तो हम वर्तमान बेहतर करने की बात ही तो करने हैं प्रधानमंत्री जी से। हमने तो भारत जोड़ो यात्रा में मैंने कहा था चैनल पर कि प्रधानमंत्री जी आइए, स्वागत है। वो कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। आज भी जब हम देश के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं तो हमारी भावना यही है सभी दलों की। इसको सिर्फ शुद्ध राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। आखिरी बात करता हूं, जो अच्छा, शुद्ध अभी हमारे राजनीतिक चश्मे से ना देखें। आखिरी बात मैं करता हूं, राहुल गांधी जी ने जब कहा कि मैंने खुद को खत्म कर लिया है, तो देश के कई नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उपहास उड़ाया। जब युवराज राम ने महलों के, वैभवशाली महलों को त्याग दिया, तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। नहीं, जब लेकिन अमित शाह ने प्रशंसा भी की। आडंबर को त्याग दिया, देश के गृह मंत्री ने तारीफ भी की थी राहुल गांधी की, कि मेहनत करने वाले लोगों की जरूरत है राजनीति। गुरु नानक देव जी ने पारिवारिक पृष्ठभूमि को त्याग दिया तो भगवान बनकर उभरे। ठीक है, मैं लौट रही हूँ। गांधी जी ने कहा। राजीव